हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि एंड मैंने जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने सेट्स टॉपिक स्टार्ट करवाया था, जिसमें हमने सेट्स की डेफिनेशन, उसके टाइप्स, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, एम्प्टी सेट, इक्वल सेट्स, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट, यहाँ तक हमने कर लिया था। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आया होगा। और अगर नहीं समझ आया या आपको कुछ भी दिक्कत है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये भी मेरा लास्ट का ही लिखा हुआ है पावर सेट्स। मेरे ख्याल से ये रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो मैं ये बता देती हूँ एक बार कि पावर सेट क्या होता है। तो पावर सेट है जो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए एंड डिनोटेड बाय पावर सेट होता है। कलेक्शन किसी भी सेट की सारी कलेक्शन हम ले लेते हैं, ठीक है, तो वो पावर सेट कहलाएगा। ठीक है, कोई भी सेट है, जैसे कि अब मैंने एग्जांपल लिया हुआ है इसमें कि a इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये सेट है। अब इसका पावर सेट क्या आएगा? एक तो 5 होगा ही होगा, 5 है जो वो हर उसमें होगा। जो भी सेट आप लोगे 5 सब में होगा। ठीक है, 5 इसका 1 अकेला अकेला, अगर सिंगल लेंगे 1 लेंगे, 2 लेंगे सिंगल, फिर 1 2 ले लेंगे सिंगल। ठीक है, और इसको अगर आप ऐसे नहीं भी लिखना चाहते हो, अगर आप सीधा चाहते हो कि आपके पास सीधा आंसर आ जाए, आपको पता लग जाए कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है 2 की पावर n। 2 की पावर n, n यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जितने सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको 2 की पावर आप उतने ही एलिमेंट्स यहाँ पे रख दीजिए और वही आपका आंसर होगा। जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट्स थे हमारे पास, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया तो हमने यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, इसमें इतना कुछ खास था नहीं, लेकिन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो हमारे पास आपकी बुक में जो चीज़ दी हुई है वो वेन डायग्राम दे रखे हैं। आपको एक बार समझ लेना चाहिए कि वेन डायग्राम मतलब किस तरीके से बनते हैं। और उससे पहले एक चीज़ और है, शायद यूनिवर्सल सेट रह गया है। यूनिवर्सल सेट भी मैं इसी से बता दूंगी कि क्या मतलब होता है यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं कोई एग्जांपल लेती हूँ, एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ठीक है, ये हो गया हमारे पास यूनिवर्सल सेट। और इसके अंदर हम ले लेते हैं, इसको हमने ए ले लिया है, दैट इज ए, एंड इसको हम बी ले लेते हैं, छोटे वाले को। ठीक है, दिख तो रहा है ना? हाँ, तो अब हम इसमें एलिमेंट्स लिख लेते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक, चलो इसमें एक और लिख लेते हैं, 8 और 9। अब देखो, ये हमने लिख लिया है इसमें। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट मतलब कि सारे के सारे एलिमेंट्स को आपको इसमें लिख देना है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल मतलब कि पूरा का पूरा, है ना? तो इसमें हम लिख देंगे कितने एलिमेंट्स है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये है। ठीक है, उसके बाद आप एक चीज देखिए, अब इसमें हम ए भी लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ए भी है इसमें। ए में क्या है? सारे के कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं ए में? ए में ये भी आएगा 2 3 4 8, 2 3 4 8। ठीक है, अब यहाँ पे हम बी लिख लेते हैं। बी में 2 और 8 ही है। ठीक है, नहीं, ये चीज़ है इसके अंदर। ठीक है, अब जैसे अब हमें यहाँ पे पता लग रहा है बी क्या है। बी में 2 ही एलिमेंट है जो कि है 2 और 8। बी किसके अंदर है? ए के अंदर है। तो आप इसको सीधा सा लिख सकते हैं कि ए है जो, ए नहीं, हाँ, जो बी है वो कंटेन है ए में, है ना? बी कंटेन है यहाँ पे ए में। तो यही इसका बस मतलब है यूनिवर्सल सेट। और वेन डायग्राम में हम इस तरीके से ही लिखते हैं। और जो ये ए और बी है, ये होते हैं सबसेट्स। देख लीजिए,
यूनिवर्सल सेट में कुछ नहीं होता। यूनिवर्सल सेट मतलब कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। और ए बी, ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया है क्योंकि आपकी बुक में इस तरीके से दिया हुआ है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट्स का क्या मतलब होता है? अगर हम ले लेते हैं कि लेट ए एंड बी एनी टू सेट, दो सेट ले लिए हमने ए और बी, तो द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी क्या होएगा इसका? इज, यूनियन का क्या मतलब होता है? इज द सेट। यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट कंसिस्ट ऑफ all the elements A and B। ठीक है, जो यूनियन होता है, यूनियन ऑफ सेट का क्या मतलब है कि कोई भी हम दो सेट ले लेते हैं, ठीक है, उसका यूनियन का मतलब है कि दोनों को जोड़ के लिख दो। ठीक है, पूरा का पूरा उसको कंप्लीट कर दो, जो इस सेट में भी एलिमेंट्स है उस सेट में भी एलिमेंट्स है, सबको इकट्ठा करके लिख दो। बस सिंपल मतलब इसका इतना ही है। ठीक है, और इसको जो डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। ए यूनियन बी से इसको डिनोट करते हैं। और इसकी डेफिनेशन भी होती है जिसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे। ए यूनियन बी को आप सेट उसमें कैसे लिखेंगे? एक्स सच डेट, ठीक है, एक्स सच डेट, जो एक्स है वो बिलोंग करेगा ए से और एक्स बिलोंग करेगा बी से। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन होती है कि x है जो x a से बिलोंग करेगा या फिर x b से बिलोंग करेगा, और आएगा यहाँ पे, इसमें और आता है क्योंकि या तो इससे या उससे, क्योंकि हमें इकट्ठे करके लिखना है उसको। ठीक है, एक एग्जांपल भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, जैसे हमने ए सेट ले लिया हमने 2 4 6 8 एंड हमने कोई बी सेट ले लिया, वही हमने ले लिया 3 5 7। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है कि ए यूनियन बी कितना होगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं होगा ए यूनियन बी, आप सबको इकट्ठा करके लिख दो। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये आपका ए यूनियन बी होगा। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है। ठीक है, ओके, अब इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ यूनियन की, तो अब मैं वो बताती हूँ। ओके, इसके बाद जो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं यूनियन की जो कि इम्पोर्टेंट है, हमारे क्वेश्चंस में भी बहुत यूज होती हैं, तो आप उसको एक बार देख लीजिए। जैसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये तो कॉम्यूटेटिव लॉ है, सबको पता है कि अगर ए का यूनियन बी सेट के साथ किया जाए और अगर बी का यूनियन अलग से ए के साथ किया जाए तो दोनों इक्वल होंगे, उनमें कुछ फर्क नहीं होएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों को यूनियन करके लिखना है। आप अपने दिमाग से सोचिए ये बात कि जैसे आपने कोई सेट ले लिया 2 3 4 या 5 6 8 कुछ भी ऐसा लिख लिया, अगर आप ए यूनियन बी करोगे तो भी सबको इकट्ठा करके आप लिखोगे, बी यूनियन ए करोगे तब भी आप सबको इकट्ठा करके लिखोगे, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप ए यूनियन बी यूनियन सी करोगे तो ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका क्या मतलब है? इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसका मतलब ये है पहले आप कोई भी सेट बी और सी लेंगे, ठीक है, उन दोनों का पहले आप यूनियन करेंगे, फिर उसका यूनियन आप ए के साथ करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जब आप ए यूनियन बी को इकट्ठा करके यूनियन में लिखेंगे, उसके बाद सी के साथ जब यूनियन करेंगे तो ये दोनों हमेशा सेम होंगे। इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी का क्या मतलब है? ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। सिंपल सी बात है, अगर ए कोई भी सेट है उसका यूनियन के साथ आप फाई को और फाई के साथ भी उसका यूनियन ले लेते हो, फाई तो कुछ है ही नहीं ना, तो उसके साथ अगर आप उसका यूनियन लोगे तो ए ही आएगा। ठीक है,
उसके बाद आता है ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। अगर ए का यूनियन आप ए के साथ करोगे तो ए ही आएगा, ऑब्वियस बात है। अब जैसे यूनिवर्सल सेट यू का यूनियन अगर ए के साथ करोगे तो यू आएगा, है ना। कैसे आएगा, जैसे अगर हमने ये यू ले लिया हमने, ठीक है, ये पूरा यू है आपके पास, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है डायग्राम में, ठीक है। और ये हमारे पास ए है, ठीक है, ये आपके पास ए है। आप देखो इसका यूनियन इसके साथ करेंगे तो आपके पास पूरा यू ही आएगा ना। ऐसा तो नहीं है, छोटे वाला तो नहीं आ सकता, क्योंकि पूरा यूनियन का क्या मतलब होता है कि पूरा जो बड़े वाला आता है वही होता है यूनियन में, ठीक है। तो देख लीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इंटरसेक्शन किसको कहते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट्स हमने देख लिया, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब देखो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है। यूनियन का आपको पता लगे, यूनियन मतलब कि सबको जोड़ के लिख देना। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, कॉमन चीज है, ठीक है। और इसके अगर हम इसको अगर डेफिनेशन पे अगर आप लिखोगे तो ये लिखेंगे इसमें कि लेट ए एंड बी टू सेट, ठीक है। तो जो इसका इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, द इंटरसेक्शन ऑफ A and B is the common portion, ठीक है, is the common portion of A and B। जो दोनों में कॉमन होगा उसी को हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन कहेंगे, ठीक है। और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, इसको डिनोट करते हैं हम एंड डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन, जिसे हम इसको डिनोट कर देंगे। और आप ऐसे भी इसकी जो वो है उस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ए में एंड एक्स बिलोंग करेगा बी में, ठीक है। इन दोनों में एक चीज बहुत ध्यान रखने वाली होती है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे और एंड में। जब भी यूनियन की बात आएगी तो और आएगा, और का मतलब क्या है, या फिर ये या फिर वो। लेकिन इंटरसेक्शन की जब भी बात आएगी तो एक्स द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स ए से भी बिलोंग करेगा एंड एक्स बी से भी, दोनों में होना चाहिए, तभी वो इंटरसेक्शन हो पाएगा, तभी तो कॉमन निकलेगा, नहीं तो कॉमन ही नहीं निकलेगा, ठीक है। ये है। अब इसका भी कुछ एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे हमने सेट ए ले लिया, इफ ए इज इक्वल टू, आप ए ले लेते हैं जैसे कि 2 3 4 5, ठीक है। एंड आप बी ले लेते हो 2 5 6 8 10, ठीक है। तो फाइंड करो आप कि इंटरसेक्शन बी क्या होएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी है जो हमारे पास कितना आएगा, 2, दोनों में क्या क्या कॉमन है, 2 and 5, बस। तो ये आंसर आ गया बस। दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा उससे भी बता देती हूँ आपको, डायग्राम से भी यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में कि क्या होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लेते हैं यूनियन किस तरीके से डिफाइंड होता है डायग्राम में, ठीक है। अब देखो ये हमने ले लिया, ये है यूनिवर्सल सेट, ये है ए, ये है बी, ठीक है। ये हो गया यूनियन के लिए। इंटरसेक्शन के लिए भी मैं इधर ही बना देती हूँ, ठीक है। और एक और होता है डिसजॉइंट सेट।
ठीक है। देखो जो यूनियन होता है, ठीक है, यूनियन का मतलब क्या होता है, ए यूनियन भी मैंने बताया था कि सारे के सारे एलिमेंट्स उसके आ जाते हैं, ए के भी सारे एलिमेंट आएंगे, बी के भी। अब देखो यूनियन जब हम करेंगे ए यूनियन बी, तो हम इसको किस तरीके से इसमें लिखेंगे। अब देखो इसमें कौन से पूरा का पूरा ये वाला पोर्शन आ जाएगा ए यूनियन बी में, ठीक है, पूरा का पूरा होगा ए यूनियन बी में, इसको हम लिखेंगे ये ए यूनियन बी ऐसे, ठीक है, पूरा का पूरा पोर्शन आ जाएगा ए यूनियन बी में। अब इसके बाद आता है हमारे पास इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, दोनों में कॉमन पोर्शन क्या है, ठीक है, कॉमन पोर्शन क्या आ रहा है दोनों में, ये कॉमन पोर्शन आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन, ये हो जाएगा हमारे पास इंटरसेक्शन, ठीक है, आसान है। उसके बाद डिसजॉइंट सेट का क्या मतलब होता है, डिसजॉइंट सेट वो होता है जिसमें कभी भी दोनों सेट में कुछ भी कॉमन ही ना आए, कुछ भी कॉमन ना हो दोनों सेट में, तो वो डिसजॉइंट है, ठीक है। अब इसमें देखो ये मैंने अलग बनाया है, ये वाला मैंने अलग बनाया है, इनमें कुछ कॉमन है नहीं है, तो ये क्या है डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। अगर दोनों में कॉमन नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, डिसजॉइंट में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, तो हम इसके इंटरसेक्शन में क्या कुछ आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू में एम्प्टी, कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है, तो हम ये चीज इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। अब हम प्रॉपर्टीज देखते हैं इंटरसेक्शन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है इंटरसेक्शन में, वही कॉम्यूटेटिव लॉ, वही सेम प्रॉपर्टीज। चलो ठीक है, अब ए फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी है, जो बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होगा, जिसको कहेंगे हम कॉम्यूटेटिव लॉ। जैसे उसमें था ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए होगा, इसमें भी सेम ही है, दो सेट आप लो, दोनों का अगर इंटरसेक्शन लोगे, ए इंटरसेक्शन बी लोगे या फिर बी इंटरसेक्शन ए लोगे, एक ही बात है, ठीक है। ऐसे ही अगली जो प्रॉपर्टी है सेकंड प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी, पहले दोनों का इंटरसेक्शन लिया आपने ए इंटरसेक्शन बी, फिर उसका इंटरसेक्शन आपने सी के साथ लिया, तो वो इक्वल होगा, पहले बी और सी का इंटरसेक्शन लो, उसका इंटरसेक्शन ए के साथ लो, तब भी वो इक्वल होगा, ठीक है, उसको कहेंगे हम एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अगर फाइव का इंटरसेक्शन आप ए के साथ लोगे तो फाइव आएगा, क्योंकि फाइव के अंदर तो कुछ है ही नहीं, उसके इंटरसेक्शन ए के साथ करोगे तो क्या आएगा, फाइव आएगा, तो इसलिए यहाँ पे फाइव आया है। और यूनिवर्सल है, यू का इंटरसेक्शन आप ए के साथ लोगे तो ए ही आएगा, क्योंकि यू क्या है सबसे बड़ा सेट, उसका इंटरसेक्शन आप ए के साथ ले रहे हो तो ए आएगा। इसमें याद रखना जो कॉमन है, छोटा है जो, उस वही आता है इसमें। यूनियन में क्या है, जो बड़ा होता है, जैसे वो आता है उसके अंदर, क्योंकि हमें सारे एलिमेंट्स लेने होते हैं, है ना। इसमें क्या है, हमें उतने ही एलिमेंट्स लेने होते हैं जो दोनों में कॉमन है, तो वो छोटा ही होता है इसमें। यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन अगर ए के साथ करेंगे तो ए आएगा, लो हो गया ये, लो फाइव एंड यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करोगे तो भी ए आएगा, एडम्पोटेंट लॉ हो गया ये, ठीक है। अब ये देखो, ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी है, ये इंपॉर्टेंट भी है। अगर ए का इंटरसेक्शन आप बी यूनियन सी के साथ करोगे, बी यूनियन सी के साथ अगर आप ए का इंटरसेक्शन करोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये है जो ये इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये आपको क्वेश्चंस के अंदर बहुत काम आने वाली है। मैं इसको एक बार डायग्राम से बता देती हूँ कि किस तरीके से इक्वल होगा ये, क्योंकि ये तो याद करनी है, प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो वो हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसको हम एक बार डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले किस तरीके से ये बनेगी, सबसे पहले हम बनाते हैं बी यूनियन सी को बनाते हैं, ठीक है। जब भी आपको डायग्राम करना हो और आपके पास तीन वो दे रखे हो तो आप वो बनाएंगे, जो सर्कल्स बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। आपने क्या करना है, आपने बी यूनियन सी करना है ना। बी क्या है, ये है, सी क्या है, ये है, यहाँ तक, ठीक है। ये बी यूनियन सी हो गया, ठीक है। बी यूनियन सी का अगर आपको करना है इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, ए के साथ, तो आप लिखिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करना है आपने, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे हम, ये ए है, ये बी है, ये सी है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये सी यहाँ पे है, ठीक है। अब बी यूनियन सी आपने देख लिया, बी यूनियन सी आपने देख लिया कि ये पूरा का पूरा है यहाँ तक, ठीक है।
अब उसका इंटरसेक्शन अगर आप ए के साथ करोगे, देखिए अगर उसका इंटरसेक्शन आप ए के साथ करोगे, ठीक है, इसका इंटरसेक्शन आप ए के साथ कर रहे हो, तो कौन सा पोर्शन बच रहा है? ये वाला पोर्शन बच रहा है जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये पोर्शन बच रहा है ना, जो दिख रहा है। अगर ए के साथ आप इंटरसेक्शन कर रहे हो तो बस फिर ये पोर्शन आपका यहाँ पे बच गया, ठीक है। ऐसा ही हमें दूसरी साइड करना है। सबसे पहले हमें करना है इसमें ए इंटरसेक्शन बी करना है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी करना है आपने यहाँ पे। तो बनाइए गोले, सर्कल्स बनाइए, ठीक है। और ये ए है आपके पास, ये बी है और ये सी है। ए इंटरसेक्शन बी करना है आपने, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या आएगा आपके पास? ये वाला पोर्शन आ जाएगा, है ना। ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो ये पोर्शन आ जाएगा। उसके बाद उसकी यूनियन करनी है हमने ए इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन सी भी इधर सी कर लेते हैं, थोड़ी दिक्कत आएगी देखने में, देख लो कोई नहीं। ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए इंटरसेक्शन सी कितना, कौन सा होगा? ये वाला पोर्शन होगा, ठीक है। और अब हमें तीसरे हमने क्या है, हमें इस पूरे को लेना है अब, ठीक है। पूरे को देख लेते हैं, इसको अलग देखते हैं थोड़ा, ठीक है। अब हमें देना है कि ए इंटरसेक्शन बी का जो यूनियन है हम लेंगे ए इंटरसेक्शन सी के साथ। देखते हैं क्या बनता है, बना लो पहले वही सर्कल्स, ठीक है। ये ए हो गया आपके पास, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास ये वाला पोर्शन था, ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास ये वाला पोर्शन था, और हमने लेना क्या है? यूनियन लेना है। तो यूनियन लेंगे तो ये वाला पूरा पोर्शन आ जाएगा आपके पास, है ना। तो ये दोनों क्या है? इक्वल हो गए ना आपके पास। तो यही चीज वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में समझाने की आपको कोशिश कर रहा था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए मैंने अलग से बताया है। आपकी बुक में भी ये चीज़ दी हुई है, ठीक है। तो और क्या होता है ये? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ओके, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है वो होता है डिफरेंस ऑफ सेट। देखो डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है? डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होएगा? ए माइनस बी, कोई भी दो आपको सेट दे रखे हैं, अगर उसको आप ए माइनस बी डिफरेंस करके आप उसको लिख देते हैं तो वो डिफरेंस ऑफ सेट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो भी जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है? द डिफरेंस ऑफ sets of A and B. Difference of sets of A and B is the order of set of element which belongs to, जो एक A से belong कर रहा है बट B से नहीं कर रहा। बस इसको सिंपल मतलब इतना ही है। जैसे अगर मैं जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिख लेती हूँ B माइनस का C, इसका मतलब है कि वो वाला एलिमेंट जो B से तो बिलोंग कर रहा है लेकिन C से बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। मैं कोई एग्जांपल ले लेती हूँ आपके साथ, ठीक है। अब आपकी बुक में भी एक एग्जांपल है आपकी बुक में, जैसे लेट, उसमें लिखा हुआ है कि b इज इक्वल टू ए पी आई ओ यू, ठीक है। एंड कुछ भी, एंड और क्या दिया हुआ है इसमें देख लेती हूँ मैं, ए आई के यू, एंड b हमें दे रखा है ए आई के यू। हमें निकालना है, फाइंड करना है हमें v माइनस बी, ठीक है। अब करिए फाइंड, फिर सिंपल है, देखने से ही पता लग रहा है। v में से b को सब्ट्रैक्ट कर दो, v में से b के एलिमेंट्स में से b वाले एलिमेंट्स को हटा दो, बस और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। v के एलिमेंट्स ये है, b के एलिमेंट्स ये है। इसमें देखो a हटा दो यहाँ से, ठीक है, i हटा दो, ठीक है, k u हटा दो, आपके पास क्या बचेगा? ई और ओ, बस ये हो गया, ठीक है। इतना ही था डिफरेंस ऑफ सेट्स।
इसको जो इसकी डेफिनेशन है डिफरेंस ऑफ सेट्स की, उसको एक बार इस तरीके से भी आप देख लो कि वो वाले x सच डैट जो x है वो a से तो बिलोंग करे एंड x है जो वो b से बिलोंग ना करे। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, कि जो a माइनस बी है उसको इस तरीके से हम लिखेंगे, तो वो वाले x है जो x a से तो बिलोंग करेगा लेकिन b से बिलोंग नहीं करेगा, बस इतनी ये जिसकी डेफिनेशन है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है? लेट u बी द let u be the universal set and a be the subset of u। ठीक है, तो the complement of set a is क्या होएगा? कॉम्प्लीमेंट क्या होएगा? all the elements of u which are not element of A। ठीक है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? लेट u बी द यूनिवर्सल सेट एंड a बी द सबसेट ऑफ u। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज ऑल द एलिमेंट ऑफ u विच आर नॉट एलिमेंट ऑफ a। वो सारे u के एलिमेंट जिनमें a को लेना ही नहीं है, डेट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल क्या, पहले हम डेफिनेशन अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, अब ए का कॉम्प्लीमेंट का जो साइन है वो इस तरीके से होता है, वो आपको हल्का सा ऊपर डैश करना होता है। ठीक है, वो वाले सारे x सच डैट जो x है वो u से तो बिलोंग करेंगे, बट या एंड जो भी लिख लो, बट x है जो वो a से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, u से तो बिलोंग करेगा बट a से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, यही आपका ये जो a डैश इज इक्वल टू वो वाले सारे x जो कि u से तो बिलोंग करेंगे बट a से बिलोंग नहीं करेंगे, है ना। तो और आप इसको ये क्या चीज लिख सकते हो कि a डैश है जो वो क्या होगा, u में से आप a को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, दैट इज कॉल्ड a डैश। ठीक है, ये चीज है वो तो है कॉम्प्लीमेंट में कुछ नहीं होता है। जैसे मैं एक बार आपको उससे भी बता देती हूँ कि डायग्राम से भी क्या होता है। जैसे कि आपके पास यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, उसमें आप ले लेते हो ये a है आपके पास और ये b है आपके पास। थोड़ा बड़ा बनाओ, दिख रहा है ना। ये a है, ये b है। ठीक है, अब आप कॉम्प्लीमेंट बताओ, इसका क्या कॉम्प्लीमेंट होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यहाँ पे? ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ क्या होगा? ए को छोड़ के बाकी सारा, तो ए का कॉम्प्लीमेंट है जो पूरा का पूरा हो जाएगा, बस उसके अंदर ए नहीं आएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा ए को छोड़ के बाकी जो है वो सब इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज और देख सकते हो आप इसके अंदर, एक चीज और आप इसमें देख सकते हो, जैसे कि जो कि मैंने बनाया था ऐसे करके, ये यूनिवर्सल सेट था। ठीक है, ये u है, ये a है, ये b है। अब आप देखो जो ये वाला पोर्शन होता है ये होता है हमारे पास a माइनस b। ठीक है, कौन सा? ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये है a माइनस b, और जो ये वाला पोर्शन आपके पास दिख रहा है आपको ये वाला, ये है आपके पास b माइनस a। ठीक है, और ये जो बीच वाला है ये तो आपको पता ही है, ये इंटरसेक्शन भी है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, आपको समझ में आ जाएगा कि
क्योंकि जो डायग्राम से जो चीज़ समझ में आती है ना, वो लिखने में नहीं समझ में आती। आपको इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशंस दे रखी होती है, याद करके कोई मतलब नहीं है। आपको बस सिंपल वे में किसी भी चीज़ का पता होना चाहिए कि वो चीज़ होती क्या है, बस इतना बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल है, इसके अंदर सब कुछ है। इसमें ए कॉम्प्लीमेंट लेट यू इज इक्वल टू ए दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। ए दे रखा है एंड बी दे रखा है, आपको निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी, एंड हैंस आपने शो करना है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। इसको आप डी मॉर्गन लॉ बोलते हैं, ठीक है। जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी ये होती है, एक और प्रॉपर्टी होती है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर आप करते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डी मॉर्गन लॉ, बहुत ज्यादा। मतलब आप सोचिए इसके ऊपर तो आपको मुझे लगता है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बहुत जरूर, बहुत ज्यादा है ये, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो u हमें दिया हुआ है, a दे रखा है, b दे रखा है, हमें a कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सबसे पहले हम a कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। a कॉम्प्लीमेंट मैंने क्या बताया था कि a कॉम्प्लीमेंट की क्या डेफिनेशन होती है, वो वाले सारे x जो u से तो बिलोंग करे लेकिन a से बिलोंग ना करे, ठीक है। वो वाले सारे x जो u से बिलोंग करे बट a से बिलोंग ना करे, हमें a कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट आप निकाल दीजिए, ए के अंदर क्या है 2 और 3 है, आप यू में से 2 3 को निकाल दीजिए तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो यू में से अगर आप 2 3 को निकाल लेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या बचेगा 1 4 5 6, ये आपके पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही आप बी कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट भी वही होगा, यू के वो वाले सारे एलिमेंट जिसमें बी ना हो तो बी को निकाल दो। यू से तो बिलोंग करेगा लेकिन बी से बिलोंग नहीं करेगा, तो बी में क्या है 3 4 5, 3 4 5 यहाँ से निकालेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 1 2 6। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 1 2 एंड 6, ठीक है। अब उसके बाद ये चीज आपके पास हो गई। अब आपने इसका इन दोनों को क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का आपको इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, मुझे तो 1 और 6 दिख रहा है दोनों में कॉमन, ठीक है। तो 1 और 6 हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ ये हो गया। अब आपके पास अब आपने निकालना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी इन्होंने क्यों निकलवाया है, क्योंकि आपको ये चीज शो करनी है इसलिए इन्होंने ये चीज की है। तो आप ए यूनियन बी भी निकाल दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों को मिला के लिख दीजिए 2 3 4 5, ठीक है। 2 3 4 5, दिस इज ए यूनियन बी। अब हमें क्या शो करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट भी निकाल दीजिए। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में क्या होएगा कि वो वाला सेट, वो वाले एक्स जो कि यू से तो बिलोंग करे बट ए यूनियन बी से बिलोंग ना करे। तो ए यूनियन बी में क्या आ रहा है 2 3 4 5 आ रहा है, तो 2 3 4 5 आप यहाँ से निकाल दीजिए यू में से, तो आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 और 6 बच जाएगा, है ना। 1 6 बच गया। तो अब इसने बोला है कि आपको शो करना है कि ये इसके इक्वल है, आ रहा है इक्वल, क्योंकि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपने यहाँ पे ले लिया। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपका 1 6 आ रहा है और आपने यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी ले रखा है, वो भी आपका 1 6 आ रहा है, तो दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ हैंस आपके पास ये चीज प्रूव हो जाती है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है आपके पास वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। This is De Morgan law. ठीक है, De Morgan law। और ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट अगर आप करते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट आता है। सिंपल सी बात है, ए कॉम्प्लीमेंट आपको पता चल गया, ए पता लग गया, ए को छोड़ के जो बच गया यूनिवर्सल सेट के अंदर, अगर आप ए को छोड़ देते हैं जो बच जाता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर ए का यूनियन आप उस कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे तो यूनिवर्सल सेट ही बनेगा। कैसे बता देती हूँ मैं, एक मिनट एक बार, कि जैसे ये यू है, ठीक है, ये ए है, ए ही ले लेते हैं, ठीक है, खाली ए ले लेते हैं। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होएगा हमारे पास, ए को छोड़ के जो
बच गया वो क्या है आपके पास, ये सारा ए कॉम्प्लीमेंट होएगा, ठीक है। और उसके अंदर अगर आप ए को भी मिला देते हो तो क्या बन जाएगा आपके पास, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, है ना। तो ये चीज इसमें लिखी हुई है, वही चीज है, समझ के करते हो तो सब चीजें समझ आ जाती हैं। उसके बाद अगर ए का इंटरसेक्शन हम ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे तो एम्प्टी आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ए के अंदर ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब वही होता है जो ए में ना हो, तो उनमें कॉमन क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो ये 5 हो गया। डी मॉर्गन लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप रट लो, ठीक है। ए यूनियन बी का जो डैश अगर आप करेंगे, मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में भी आपको करके दिखाया था, ए यूनियन बी का जब आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही जो दूसरे वाला है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जब आप करते हो तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। दोनों का उल्टा है, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन है, यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन है, बस, ठीक है। उसके बाद आता है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि अगर किसी भी चीज का आप एक बार कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, अगर उसको आप दोबारा कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वही चीज आ जाती है, ठीक है। ए का अगर आप कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट डबल कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वही आ जाएगा, ए का ए ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट क्या कहता है, फाइड है, फाई का एम्प्टी सेट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट करते हो तो यूनिवर्सल सेट आएगा, सीधी बात है ये तो, ठीक है। एम्प्टी सेट कुछ भी नहीं है यूनिवर्सल सेट में, अगर उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो एम्प्टी को छोड़ के बाकी सारा क्या बच गया, यूनिवर्सल, तो यू आ गया। ऐसे ही अगर आप यू का कॉम्प्लीमेंट करते हो, यू का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, यू तो खुद ही एक इतना बड़ा सेट है जिसके अंदर सब कुछ उसके अंदर है, उसी का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, उसी को हटा देंगे तो बचेगा क्या, कुछ भी नहीं बचेगा, तो यहाँ पे फाई आ गया, ठीक है। उसके बाद कुछ फॉर्मूले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। उसमें सबसे पहले हम ये वाला देखते हैं, ये वाला, ठीक है। इन जर्नल हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर ए बी कोई दो फाइनाइट सेट दे रखे हैं तो हमारे पास होता है कि एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब कि एन ऑफ ए को यूनियन क्या होगा, हमारे पास एन ऑफ ए को ऐड करेंगे प्लस एन ऑफ बी को ऐड करेंगे और उसमें से हम इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। ये तो इन जर्नल हमारे पास फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है कि आपके वेन डायग्राम वाले जो लास्ट जो एक्सरसाइज है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं ये फॉर्मूले, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी दे रखा है, ठीक है, ये आपके पास है ही नहीं, तो आपके पास फॉर्मूला होगा एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा आपके पास, तो सिंपल इतना फॉर्मूला आपके पास होगा। अगर आपके पास 3 ए बी सी कोई फाइनाइट सेट्स दे रखे हैं तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी आपके पास क्या होगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, और माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, और प्लस में तीनों के इंटरसेक्शन को आप ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूले हैं। ओके, अब आपको एक एग्जांपल है जो जिससे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। एक किसी स्कूल में देयर आर 20 टीचर्स हैं जो कि मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं। 20 टीचर्स दे रखे हैं जो दोनों पढ़ाते हैं, मतलब यूनियन दिया हुआ है, मैथ्स और फिजिक्स का यूनियन आपको 20 टीचर्स दिए हुए हैं, ठीक है। उसमें से क्या है कि 12 टीचर मैथ्स पढ़ाते हैं, 12 टीचर मैथ्स पढ़ाते हैं, 4 हैं जो बोथ पढ़ाते हैं। बोथ का क्या मतलब है, इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन कि दोनों जो पढ़ाते हैं वो 4 टीचर हैं, तो कितने ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। अब आपको मैंने एक इसमें फॉर्मूला बताया था, वही इसके अंदर यूज होगा, ठीक है। अब जैसे हम ले लेते हैं, सबसे पहले हम मैथ्स एन ऑफ एम देखते हैं, 12 टीचर है, ठीक है। एन ऑफ पी देखते हैं, हमें दिया ही नहीं हुआ, ये हमें निकालना है, ठीक है। उसके बाद एन ऑफ एम यूनियन पी हमें दिया हुआ है जो कि है 20, ठीक है। तो और हमें क्या है, इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है हमें, है ना, तो एम इंटरसेक्शन पी हमें 4 दे रखा है, ठीक है। फॉर्मूला लगा दो, एन ऑफ ए मतलब ए कह रही हूँ मैं, एम यूनियन पी का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी, है ना। बस इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, एम यूनियन पी हमारे पास 20 दिया हुआ है, एम हमारे पास 12 दे रखा है, ये हमने निकालना है,
ये हमें 4 दे रखा है ना। तो 20 इज इक्वल टू 12 में से 4 गए 8, 8 प्लस एन ऑफ पी। यहाँ से आप एन ऑफ पी की वैल्यू निकाल सकते हैं, 20 माइनस का 8 12। तो ऐसे कितने टीचर्स हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं? 12 टीचर्स हैं। ठीक है, ये आपका एक एग्जाम्पल था। ओके, इसमें एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जो काफ़ी बड़ा लग रहा था मुझे, तो मैंने वो लिख लिया है, तो आप देख लीजिए। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ है कि देयर आर 200 इंडिविजुअल्स हैं जिनको स्किन डिसऑर्डर है। ठीक है, 120 तो ऐसे हैं जिनमें केमिकल C1 कोई केमिकल है, उनमें वो पाया गया है। ठीक है, 50 ऐसे हैं जिनमें केमिकल C2 मिला है। ठीक है, और 30 ऐसे हैं जिनमें दोनों मिले हैं, बोथ का क्या मतलब है? या इंटरसेक्शन। ठीक है, अब हमें यहाँ पे मैंने केमिकल नहीं लिखा क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा लिखा जा रहा था, तो यहाँ पे केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, फर्स्ट हमने ये निकालना है। सेकंड में हमने निकालना है केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1। थर्ड में हमें C1 और C2 दोनों निकालने हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे सोल्यूशन। मैं इसको ऐसे हाफ कर लेती हूँ ताकि आसानी हो जाए थोड़ी। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट है उसमें C1 निकालना है हमने, बट C2 नहीं निकालना है ना। C1 निकालना है, C2 नहीं निकालना है। अब आप एक चीज देखिए, C1 C2 रहने देते हैं, हम सीधा A B से करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लिख देते हैं इसमें A यूनियन B कितने हैं हमारे पास? 200 है। ठीक है, उसमें से N ऑफ A हमें दे रखा है 120, है ना, और 50 है जो N ऑफ B हमें दिया हुआ है वो है 50, और N ऑफ A इंटरसेक्शन B भी हमें दे रखा है। हमें सब कुछ दिया हुआ है इसमें, लेकिन इसने चीज अलग पूछी है सबसे कि भी C1 का निकालना है, लेकिन उसमें C2 नहीं होना चाहिए, मतलब A निकालना है हमने जिसमें B ना हो। तो A को हम कैसे लिखेंगे? सबसे मेन बात, A को कैसे लिखेंगे आप? अब यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना के देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये A है, ये B है। ठीक है, अब आपको इसको अकेले को लिखना है। आप किस तरीके से लिखेंगे? आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए, ये वाला पोर्शन चाहिए। किस तरीके से लिखेंगे? देखो, आपका ये जो पोर्शन है इसका नाम क्या है? A माइनस बी। ये पोर्शन नहीं चाहिए आपको, ओ मैंने गलत बता दिया, ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए आपको, ये पूरा का पूरा पोर्शन चाहिए जिसमें से B को हम निकाल दें, है ना, इसमें से B को हम निकाल दें। लेकिन A माइनस बी तो ये है, ये वाला जो पोर्शन मैंने जिस पे पहले ऐसे किया था वो ये वाला पोर्शन जो यहाँ तक है ये पूरा हमारे पास A माइनस बी है ना। A माइनस बी में, और ये हमारे पास है A इंटरसेक्शन B। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देती हूँ, इन दोनों को अगर मैं यूनियन ले लेती हूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा? खाली ये बचेगा ना। तो वही हमने यहाँ पे लिखना है कि A माइनस बी, ठीक है, लिखना है कि A माइनस बी यूनियन में, A माइनस बी यूनियन में A इंटरसेक्शन B, ये चीज आपको लिखनी है। ठीक है, समझ में आया? सिर्फ A को लिखना है हमने, B वाला पोर्शन हटा देना है उसमें से। तो ये चीज आपने लिखी है। अब आपको पता है ये दोनों क्या है? डिसजॉइंट है, दोनों अलग अलग है, कॉमन कुछ नहीं आएगा इसमें। तो हम इसमें इसको सीधा लिख लेते हैं, एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए माइनस बी प्लस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि दोनों डिसजॉइंट है तो हमारे पास जो दूसरे वाला आगे वाला जो सेक्शन वो होता है, मतलब इंटरसेक्शन वाला, वो हमारा 0 हो जाएगा। तो दोनों डिसजॉइंट है तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। आगे हम इसमें हमें इसमें क्या दे रखा है? एन ऑफ ए हमें दे रखा है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी हमें दे रखा है। तो एन ऑफ ए माइनस बी यहाँ से हम निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास आएगा एन ऑफ ए में से आप एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब एन ऑफ ए आपके पास क्या दे रखा है? 120 दिया हुआ है, इंटरसेक्शन बी 30 दे रखा है, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 90। ठीक है, ऐसे ही आपको जो सेकंड वाला है वो भी आपको इसी तरीके से करना है। उसमें क्या है, क्या चाहिए? केमिकल C2 चाहिए, लेकिन हमें केमिकल C1 नहीं चाहिए। तो इसमें हमारे पास उल्टा है, इसमें हमें B चाहिए, मतलब, है ना, इसमें B चाहिए। तो हम इसमें क्या लेंगे? देख लो, लिख के देख लो किस तरीके से आप इसको लिखोगे। ये आपके पास A है, ये आपके पास B है, अब आपको B चाहिए तो B माइनस A तो होता ही है, और A के हम लेंगे इसमें A इंटरसेक्शन B। इन दोनों की यूनियन हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, दिख नहीं रहा था क्या? देखो ये तो हमारे पास B माइनस A तो
होता है, लेकिन उसकी यूनियन हम किसके साथ ले लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी के साथ आप उसकी यूनियन ले लेंगे। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, बी माइनस ए यूनियन लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसमें भी सेम बात है, दोनों क्या है, डिसजॉइंट है, कॉमन कुछ नहीं है, तो सिंपल लिख देंगे हम इसमें एन ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी माइनस ए प्लस का एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब यहाँ से हम एन ऑफ बी माइनस ए निकाल लेते हैं कि भी केमिकल C2 तो है लेकिन C1 नहीं है, तो ये आपके पास क्या निकल जाएगा, एन ऑफ बी में से आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, अब एन ऑफ बी आप देख लीजिए क्या दे रखा है आपको, 50 दिया हुआ है। ठीक है, और अब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है जो आपको आपके पास 30 दे रखा है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा 20। ठीक है, उसके बाद आपने C1 और C2 समझ आ गया ना। उसके बाद आपने दोनों का निकालना है, तो दोनों का तो आपको पता ही है क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, एन ऑफ ए में कितना आएगा आपके पास 120, एन ऑफ बी में 50 आएगा, माइनस कर देंगे 30 क्योंकि इंटरसेक्शन में ये था, तो 120 और 50 170 माइनस का 30 40 आंसर आ गया। ओह 40 नहीं 140 आपके पास आंसर आया। ठीक है, तो ये आपके पास ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो ये सेट्स टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश होता है। इसके अलावा अगर आपको कुछ और मुझसे कोई क्वेरी हो या कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और आपको मेरा पढ़ाया हुआ किस तरीके कैसा लगा आप वो भी बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी और अच्छा करने की, क्योंकि अभी शुरुआत की है तो धीरे धीरे और अच्छा होगा। लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा, और आप चाहते हैं कि अगर मैं इसकी एक्सरसाइज भी करवाऊँ तो आप उसके लिए भी मुझे बोल सकते हैं। चलो तो ठीक है, ओके, थैंक यू। अब एन ऑफ ए आपके पास क्या दे रखा है, 120 दिया हुआ है, इंटरसेक्शन भी 30 दे रखा है, तो आपके पास कितना आ जाएगा 90। ठीक है, ऐसे ही आपको जो सेकंड वाला है वो भी आपको इसी तरीके से करना है। उसमें क्या है, क्या चाहिए, केमिकल C2 चाहिए लेकिन हमें केमिकल C1 नहीं चाहिए, तो इसमें हमारे पास उल्टा है, इसमें हमें B चाहिए, मतलब है ना, इसमें B चाहिए, तो हम इसमें क्या लेंगे, देख लो, लिख के देख लो किस तरीके से आप इसको लिखोगे। ये आपके पास A है, ये आपके पास B है, अब आपको B चाहिए, तो B माइनस A तो होता ही है, और एक हम लेंगे इसमें A इंटरसेक्शन B, इन दोनों की यूनियन हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, दिख नहीं रहा था क्या, देखो ये तो हमारे पास B माइनस A तो होता है, लेकिन उसकी यूनियन हम किसके साथ ले लेंगे, A इंटरसेक्शन B के साथ आप उसकी यूनियन ले लेंगे। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, B माइनस A यूनियन लिखेंगे A इंटरसेक्शन B। ठीक है, इसमें भी सेम बात है, दोनों क्या है, डिसजॉइंट है, कॉमन कुछ नहीं है, तो सिंपल लिख देंगे हम इसमें एन ऑफ B इज इक्वल टू एन ऑफ B माइनस A प्लस का एन ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, अब यहाँ से हम एन ऑफ B माइनस A निकाल लेते हैं कि भी केमिकल C2 तो है लेकिन C1 नहीं है,
तो ये आपके पास क्या निकल जाएगा, एन ऑफ बी में से आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, अब एन ऑफ बी आप देख लीजिए क्या दे रखा है आपको, 50 दिया हुआ है। ठीक है, और अब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है जो आपको आपके पास 30 दे रखा है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा 20। ठीक है, उसके बाद आपने C1 और C2 समझ आ गया ना। उसके बाद आपने दोनों का निकालना है, तो दोनों का तो आपको पता ही है क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, एन ऑफ ए में कितना आएगा आपके पास 120, एन ऑफ बी में 50 आएगा, माइनस कर देंगे 30 क्योंकि इंटरसेक्शन में ये था। तो 120 और 50 170 माइनस का 30 40 आंसर आ गया। ओह 40 नहीं 140 आपके पास आंसर आया। ठीक है, तो ये आपके पास ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो ये सेट्स टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश होता है। इसके अलावा अगर आपको कुछ और मुझसे कोई क्वेरी हो या कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी और अच्छा करने की, क्योंकि अभी शुरुआत की है तो धीरे धीरे और अच्छा होगा। लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा, और आप चाहते हैं कि अगर मैं इसकी एक्सरसाइज भी करवाऊँ तो आप उसके लिए भी मुझे बोल सकते हैं। चलो तो ठीक है, ओके, थैंक यू।